कुछ भी काम कर रहे होते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। कि मेरे साथ लाइफ में ऐसा बहुत हुआ, बहुत बार हुआ, बहुत सारी चीजें बीच में छोड़ने का मन किया। चीजें बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि वो कॉलेज, वो एकेडमिक्स आपको मीडियोकर बनाता है। जीरो था कि मेरा नेक्स्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं पता था। तो एज अ प्रेजेंट सर, और मैं प्रेजेंट सर बोलने के बाद यूं देख, सभी को नमस्ते। मेरा नाम है अदिति शुक्ला और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो जिंदगी तेरी मेरी कहानी में। तो कितनी अजीब सी चीज़ है ना कि अगर हम बीमार पड़ते हैं, हमें बुखार आता है, मतलब हमारे शरीर को किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, तो हमारे घर में लोग चिंता करने लगते हैं और फट से हमें किसी न किसी डॉक्टर के पास भेजा जाता है। वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथ हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमें किसी बाहरी डॉक्टर की मदद लेनी होती है। वो हमें कोई मेडिसिन देता है और हम खुद को ठीक करते हैं। पर अगर हमारे दिमाग में प्रॉब्लम हो, मतलब हमारी कोई मानसिक तकलीफ हो, हमें स्ट्रेस हो, हमें डिप्रेशन हो, हमें टेंशन हो, तो फिर हम अपने बहुत ही करीबी फैमिली मेम्बर्स से भी कहने में हिचकते हैं। हमें लगता है कि अरे ये कैसे हो सकता है। और जबकि अगर मैं आप सबसे प्रश्न करूं तो मुझे लगता है कि हम सभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस दौर से गुजरते हैं। तो ऐसे समय में हमें जिसकी ज़रूरत होती है वो होते हैं एक लाइफ कोच। तो एक बार मैंने ऐसे ही किसी कार्यक्रम में मैं एक लाइफ कोच से मिली और मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई उनसे। और मैं बड़ी खुश हूँ कि आज मैं उनकी स्टोरी कवर कर रही हूँ और उनके साथ बैठी हूँ। अरुणेंद्र सोनी जी, नमस्ते। 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 तो मेरी नज़र में आप लाइफ कोच हैं, बट अभी जो दुनिया आपको पहचानती है वो किस किस डेजिग्नेशन से पहचानती है? परफेक्ट। एक्चुअली अदिति जी, मैं वो बेटर है कि मैं पहले प्रोफेशनली बताऊं कि मैं क्या हूं। लाइफ कोच तो एक डिफरेंट मॉडल हो गया मेरे करेंट प्रोफाइल का। वैसे हमारा यहाँ पर कानपुर में उत्तम करियर इंस्टीट्यूट करके इंस्टीट्यूट है जिसमें हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं स्टूडेंट्स को। तो उसके हमारे सेंटर्स हैं, तो मैं उसका सीईओ हूँ। और साथ ही साथ हम यूसीआई डिजिटल करके हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। वो हम रन कर रहे हैं जिसमें हम फ्री क्लासेस यूट्यूब में प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत दूर बैठे हुए स्टूडेंट्स को, जो यूपी स्टेट्स के जितने भी कंपटीशन है उनका या यूपीएससी का, तो वो हमारा एक प्रोफेशनल एरिया हो गया। दूसरा, मैं यहाँ पर काफ़ी रिनाउंड इंजीनियरिंग कॉलेज एक्सेस कॉलेजेस, और मैं वहाँ पर डायरेक्टर सैक हूँ, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ जो है उसका मैं डायरेक्टर हूँ। तो वहाँ पर भी हम बहुत हाइपर एक्टिविटीज़ करा रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ में। तो प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो ये एरिया हो गया है। लेकिन बियॉन्ड दिस, यस, बीइंग अ लाइफ कोच, बीइंग अ करियर काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर, आई कीप ऑन मूविंग। मेरा बहुत ट्रैवलिंग होता है और महीने में मेरा 10 दिन के आसपास तो मेरे सेशंस होते ही रहते हैं। और काफी हम कानपुर से बाहर होते हैं, कानपुर में होते हैं। कानपुर में भी अगले 4-5 दिन कंटिन्यूअस हैं यहाँ पर सेशंस। तो चीजें हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई एम एंजॉयिंग इनफैक्ट। अगर वो ये बहुत अच्छी बात है ना कि आप अपने काम को एंजॉय कर पाओ। लेकिन आपको ये कब दिखा कि लोगों को किसी मोटिवेशनल स्पीकर की भी जरूरत पड़ती है? मतलब ये वाली जिम्मेदारी या जरूरत आपको कब महसूस हुई? इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि विदाउट मोटिवेशन मुझे नहीं लग रहा है कि वो ट्रिगर हमारा कंसिस्टेंसी रह पाती है। हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो हमें ट्रिगर देता रहे कि आप उस काम को करते रहो। ये मेरे साथ लाइफ में ऐसा बहुत हुआ, बहुत बार हुआ, बहुत सारी चीजें बीच में छोड़ने का मन किया है। तो कहीं ना कहीं फिर वो एक इंट्रिंसिक चीज आई कि नहीं, बी अ फाइटर, इसको लड़ना है। आपको कैसे लड़ना है? यू हैव टू फाइट। तो मैं उस रास्ते फिर चलता चला गया। और फिर 2000 के आसपास का एक दौर था जब, या हम इसको 92 से ही ले लें, वो टाइम था जब हमारी कंट्री ने बहुत बड़ा सी चेंज देखा। एलपीजी जिसको हम नाम दे सकते हैं, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, और हम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की ओर गए थे। और एलपीजी से क्या हुआ था कि ग्लोबल एक्सपोजर मिलना शुरू हो गया था। एमबीए एक नया करियर इमर्ज हुआ था, मैंने एमबीए किया। अच्छा। तो वो उसमें क्या हुआ कि दैट वाज द टाइम जब हम बहुत सारे इंटरनेशनल ऑथर्स को पढ़ना शुरू किया। उसके पहले ये कल्चर नहीं था कंट्री में। 70s का जो दौर था, 60s का दौर था, वो कंट्री एक अपने स्पीड में थी। लेकिन जब हम 80s के बाद में जाते हैं, 90s का जो दौर था,
उस डिकेड में शिव खेड़ा बहुत तेजी से एमर्ज हुआ एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। दीपक चोपड़ा बहुत रिनाउंड नाम थे। ये सारे जब फिगर्स आने शुरू हो गए, ये दिखने शुरू हो गए, तब कंट्री में भी ऐसे लोगों की इमरजेंस शुरू हो गई, निकलना शुरू हो गए। और इसके बाद में मैंने जब अपना एक कॉर्पोरेट करियर खत्म किया, मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया, तब मुझे लगा कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ हजारों बच्चों को, इनको भी एक ट्रिगर की जरूरत है। तो वो एक अंदर से ये फायर था कि कैन आई बी अ मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत बढ़िया। तो मगर यहाँ पर मैं एक मिनट आपको रोकूंगी। जरूर। हमीरपुर है ना, अगर मैं सही हूँ तो हमीरपुर में जन्म हुआ आपका, आपकी स्कूलिंग भी वहीं हुई बिल्कुल, और हिंदी मीडियम से हुई जी हाँ। और अभी आप एक बहुत ही अच्छे इंग्लिश के प्रवक्ता हैं, तो ये वाला जादू कैसे हुआ? इस जादू के लिए मैं ये बोलूंगा कि मेजॉरिटी के साथ में मुझे लग रहा है जो 80s 90s का जो यूथ था वो हिंदी मीडियम रहा है, स्टेट बोर्ड का रहा है, सीबीएसई ऐसे उतना ज्यादा नहीं था तभी। हमारे 10 साल बाद में उस चीज का डोमिनेट शुरू हुआ। तो हम हिंदी मीडियम थे, 12th होता है, ग्रेजुएशन भी मैंने हमीरपुर से किया। चीजें बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि वो कॉलेज, वो एकेडमिक्स आपको मीडियोकर बनाता है। वो जिस तरह से बॉम्बे में, जिस तरह से दिल्ली है, जिस तरह से बैंगलोर, सिटीज का युवा उस समय भी बहुत फायर के साथ आगे बढ़ रहा था, वो पॉसिबल नहीं था कि आप एक स्मॉल टाउन से निकल सको। जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको एक ट्रिगर दे जाता है कि आप उसको लेकर के आगे बढ़ो। आई वॉज डायरेक्शनलेस। मेरा 12th के बाद में ये था कि मैं करूंगा क्या, व्हाट नेक्स्ट। और छोटे जितने भी शहर हैं, उन शहरों में एक चीज जो सबसे ज्यादा डीप रूटेड थी या आज भी है, वो है सिक्योरिटी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी ये था कि बेटा कुछ भी करो, आप जजी में लग जाओ, टाइपिंग सीख लो, आप टाइपिस्ट बन जाओ, आप बैंक में कोशिश करो कि आप क्लर्क बन जाओ, आप छोटे मोटे बिजनेस की ओर चले जाओ, फैमिली बिजनेस अगर कोई है उसको संभाल लो, मेडिकल स्टोर खोल लो। ये कल्चर होते थे। इन कल्चर से निकल करके, वो कहते नहीं वो बड़े बाबू का लड़का है, मतलब वो होता था। मींस बड़े बाबू मींस समथिंग वेरी बिग। ये और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी अपने यंगस्टर्स को कि वो व्यक्ति जो 12th के लिए, ग्रेजुएशन के लिए लोगों को काउंसलिंग करता है, उसकी लाइफ में भी 12th के टाइम पर इस तरह का एक प्रश्न चिन्ह आया कि व्हाट नेक्स्ट, अब करना क्या है, कि ये कर लूं, ये कर लूं, कि ये कर लूं। बहुत बढ़िया। तो ट्रिगर कहाँ से मिला आपको? 12th के बाद में जो पहला चेंज हुआ वो ये हुआ कि ग्रेजुएशन, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, पीसीएम हैं, प्रिपरेशन कीजिए, आप इंजीनियर बनिए, पीसीबी हैं, आप डॉक्टर बनिए। मैंने भी सीपीएमटी दिया था। अच्छा। सभी देते थे और फिजिक्स में 7 नंबर आए थे बाय द वे। मार्कशीट फाड़ के फेंक दी थी, पापा को बोल दिया था कि वो नहीं, रिजल्ट ही नहीं आया। फिजिक्स मुझे भी हमेशा टफ लगी, हमेशा। तो अभी उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है भाई। तो ऑप्शन अगला यही बचता है कि भाई चलो अभी आप बीएससी करो। तो मैंने बीएससी करना शुरू किया और वहां का बीएससी आप इमेजिन करो, इलेक्शंस होते थे, हम लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे पूरी तरीके से। सेक्रेटरी का, जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन हो रहा है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है। मैं हिंदी बहुत अच्छी है मेरी। अच्छा। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि वो माँ और मौसी जैसा जो रिलेशन होता है, मतलब हिंदी तो मुझे लगता है कि मुझे संस्कारों में मिली हुई है। मेरे फादर, पिताजी जो हैं वो हिंदी के एक प्रवक्ता थे। अच्छा। और बहुत अच्छे कवि थे पापा। अच्छा। और उनका प्रभाव मेरे ऊपर था कि मैंने भी बहुत लिखना शुरू किया और काफी लिखा मैंने, बहुत कविताएं लिखी, बहुत गीत लिखे, बहुत कुछ किया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ग्रेजुएशन में स्नातक की डिग्री लेने के बाद में मैं कहाँ खड़ा होऊंगा, सब कुछ डायरेक्शनलेस था। सारे बच्चे, किसी को कुछ नहीं पता था, वो सिर्फ जाते थे कॉलेज, नेतागिरी करते थे, पढ़ते थे और लौट जाते थे। एग्जाम आया, एग्जाम दे दिया, पास होके अगले क्लास में चले गए। सब ऐसे ही चल रहा था। 40 का बैच था, पढ़ाई हो रही थी, कुछ होता है तो सब राम भरोसे था। सब राम भरोसे। जीरो था कि मेरा नेक्स्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं पता था, सब राम भरोसे था। फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल जाता है। बीएससी फर्स्ट ईयर में। बीएससी फर्स्ट ईयर में। अब वो एक सीक्रेट है। अब मैं पब्लिकली रिवील करूं कि नहीं करूं, मतलब ये मैं नहीं बिल्कुल कोई ऐसी चीज मत आप, मतलब मैं अनडिसाइसिव हूं यहाँ पर। नहीं, बस मतलब मुख्य बात ये है कि कुछ ऐसा हमारे साथ होता है, कोई घटना होती है जो कि हमें प्रभावित करती है
और वो भले किसी लाइफ कोच के रूप में हो, वो किसी फैमिली मेंबर के रूप में हो या किसी भाव के रूप में हो, बट वो घटना होती है और हमको हमारा डायरेक्शन दिख जाता है। कुछ ऐसा ही आप कहना चाहते? एक यहाँ पर अदिति जी बहुत अच्छी चीज मुझे याद आ रही है कि आप किसी भी इंसान के बारे में कहा जाता है कि अ मैन इज नोन बाय द बुक्स ही रीड एंड द फ्रेंड्स ही कीप्स। कैसे दोस्त वो रख रहा है और कैसी किताबें पढ़ रहा है, संगत का सर तो आता है। संगत का सर आता है। यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। अब आज मैं इस एज पे आकर के देख रहा हूँ कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो एवरेज हुआ उन 5 दोस्तों का जो मेरी जिंदगी में हमेशा। क्या बात है, बहुत सुंदर। इसको मैं समझ सकता हूँ जब मैं 11th में था और मेरे साथ पीसीएम में मैं पीसी भी था और पीसीएम था, बट हाँ एक चीज मेरे अंदर शुरू से थी, मैं बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, जिसको वर्सेटाइल बोलते हैं। क्लास में भी लोग कहते थे कि हिंदी मीडियम या कुछ भी हो, लेकिन कहते थे कुछ भी बहुत अच्छा अगर आपको ऑर्गेनाइज कराना है, कुछ भी बहुत अच्छा प्रेजेंट कराना है, गो टू मिस्टर रोडेंसोनी। मतलब दैट वाज इवन देन। तो मेरा पीसीएम में एक फ्रेंड था प्रशांत, और प्रशांत लेटर फिर आईआईटी दिल्ली जाता है और मैं बीएससी में आ जाता हूँ फर्स्ट ईयर में। तो कैसे ट्रिगर्स मिलते हैं, तो प्रशांत ने मुझे एक बुक दी थी लाके, वर्ड पार मेडिसी, और वो वोकैब का कलेक्शन है, मतलब कंसीडर्ड टू बी द बाइबल ऑफ वोकैबुलरी। उसने मुझे दी थी जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, और बीएससी फर्स्ट ईयर में इलेक्शन में बिजी था, नेतागिरी भी करनी 5 महीने निकल चुके थे। लेकिन वो एक किताब थोड़ा बदलना शुरू हुआ था, तभी कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल जाता है। तो मुझे लग रहा है मैं वो सब कुछ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में हर कामयाब नाकामयाब जिंदगी में पीछे कुछ ना कुछ होता है जो कि जिंदगी तेरी मेरी कहानी बनाता है। तो ये कहानी भी कुछ ऐसी बनी कि वन फाइन मॉर्निंग हम सारे के सारे क्लास में बैठे हुए थे, और क्लास में 30 बच्चों में से कम 15-20 तो पजामा शर्ट में होते थे, कुछ पैंट शर्ट में होते थे। यूनिफॉर्म नहीं थी तब? अरे यूनिफॉर्म छोड़िए, कपड़े नहीं होते थे। सारे के सारे एक अलग ही कल्चर होता था भाई तभी। तो सारा ऐसे क्लास बैठी हुई है, तभी देखते हैं कि क्लास में जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है। अच्छा। फर्स्ट ईयर में और सारे के सारे स्टूडेंट जो यूं बैठे हुए थे वो सब यूं बैठ जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज चेंजेस, एलन पीस कहते हैं कि जब भी हम ऑपोजिट सेक्स को देखते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो सारे बॉडी लैंग्वेज सब यूं बैठ जाते हैं, डूड एकदम ऐसे बैठ जाते हैं। लड़कियां कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जितनी भी 7-8 लड़कियां वो यूं हो जाती हैं कि ये भाई कौन आ गया। तो मुझे तो वो मूवी शाहरुख खान वाली याद आ रही है बिल्कुल, जिसमें वो सुष्मिता सेन क्लास में मैं हूं ना। फिर दैट इज अमेजिंग, इट इज इंटरेस्टिंग। फिर क्या हुआ? तो वो येलो ड्रेस में एक बंदी आती है क्लास में, और फ्रंट रो गर्ल्स के लिए छोड़ी जाती थी, हम सारे बैक बेंचर होते थे, वो आके बैठ जाती है, टीचर अटेंडेंस लेना शुरू करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 4-5 दिन निकल जाते हैं। 4-5 दिन बाद वो बंदी थोड़ी परेशान दिख रही होती है। अच्छा। कारण क्या होता है, टीचर से लेके स्टूडेंट तक सारे हिंदी मीडियम थे। वो हम लोग शैवाल पढ़ रहे थे, हम लोग मतलब अब तो मैं हिंदी में उतनी चीजें याद नहीं कर पाऊंगा, जैसे टैक्सोनॉमी, उसको वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, भौतिकी हाँ उसको बॉटनी को क्या बोलते थे, वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं, जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं। और शी इज एब्सोल्युटली ब्लैंक, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे कॉन्वेंट से लखनऊ से ट्रांसफर होकर उसके फादर आए थे। अच्छा। तो उसको बड़ी परेशानी थी, तो उसने फिर थोड़ा सा कंफर्ट जोन क्रिएट किया, और उसने कहा कि भाई आप लोग में से कुछ लोग या मेजॉरिटी अगर चाहे तो इंग्लिश मीडियम स्विच करो, फ्यूचर के लिए बेटर होगा। तो आधे तो धराशायी हो गए, भाई नहीं हमको, आप तो तुरंत कूद के गए होंगे। अरे अपना तो नाम मिल रहा है ना। मैंने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। तो ये तो बहुत ही अच्छा। मैंने कहा मुझे मीडियम चेंज करना है। हाँ। मेरे साथ 2 लड़कियां 2 लड़के, मतलब हम 6 लोग का ग्रुप बन गया। हमने कहा तुम लोग हटाओ भाई, तुम लोग पिछड़े लोग हो, हम लोग अभी बहुत अब हम लोगों को करने दो, बाकी बच्चों को हम लोग अरे ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वो स्वैग, वो एटीट्यूड आ गया कि भाई वी कैन डू। इसके बाद हम अपना शुरू हो गए। मतलब बीएससी तक जो हिंदी मीडियम था वो सिर्फ एक बात उसको कुछ ऐसी भाग गई जिससे कि वो टोटली इंग्लिश मीडियम हो गया। ऐसे भाग गया कि वो भाग गई। गुड इंग्लिश टीचर। हाँ वो ठीक है, वो एक माध्यम बना, मुझे लगता है वो माध्यम ही बना। वो जो एक होता है ना, एक इंस्टिंक्ट होता है। आप 12th तक पढ़ते हो बॉयज स्कूल में, फिर आप कोएड में जाते हो, और इसके आप बिल्कुल डिटैच्ड हो। ऑल ऑफ अ सडन यू सी समवन, जो इंस्पिरेशन तो छोड़ो, जो पूरे क्लास का माहौल बदल जाता है। तो हम सारे के सारे जो 5-6 थे वो इंग्लिश मीडियम हो गए, और इसके बाद शुरू हुई पढ़ाई, नोट्स बना रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो वो जो 2 थे वो भी धराशायी हो गए, वो भी कहते भाई मुझसे नहीं हो पाएगा।
एक दो बहुत लड़कियां सुंदर भी। बात है। सर की बात से मुझे एक चीज़ जो शेयर करनी समझ में आ रही है कि जो ये किक मिलती है, जिसको अपन किक बोलते हैं या इंस्पिरेशन बोलते Absolutely हैं, correct. है ना, तो मुझे लगता है कि जैसे अपन ना बहुत टाइम आलस में होते हैं या हमको लगता है कि अब बस निरस्ता ही है, लाइफ में कुछ बचा नहीं है। जैसे अब छोटा सा उदाहरण लीजिए कि आजकल ठंड बहुत है और ठंड में अगर हम बिस्तर पे लेटे हुए हैं और हमें लग रहा है नहीं आज तो नहीं नहाना है, आज तो नहीं उठना है, मगर अचानक से एक छिपकली हमारे ऊपर गिर जाए तो हम तुरंत रजाई हटाएंगे Absolutely और उठ के correct. खड़े हो Absolutely जाएंगे। correct. तो उसी तरीके से कोई किक जब हमें मिलती है तो वो जो अंदर का सारा आलस और सारी निरस्ता होती है सब गायब वो हो जाता कोसों दूर भाग जाती है। इसका मतलब वो आलस है नहीं, अपन ने उसको जबरदस्ती बना रखा है। तो थोड़ा सा उस पर्दे को खोलकर झांके। बहुत बढ़िया चीज याद आ गई आपकी इस बात से जी। या मेरी आगे की बात में ये चीज कैसे इंटरलिंक करेगी। रिजल्ट, एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आता है और रिजल्ट में मेरी पूरी क्लास पास हो जाती है, मैं फेल हो जाता हूँ। ओह, आई वॉज द ओनली वन जिसका रोल नंबर अखबार में नहीं आता है। ओह, अब इमेजिन करो आप फेल हो गए हो बीएससी फर्स्ट ईयर में और बाकी पूरी क्लास पास है, आपकी क्या हालत होगी। ओहो, वेल विशर्स मुझसे कह रहे थे कि तुमने मीडियम चेंज क्यों किया, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली। फिर मार्कशीट आती तो पता चलता मैं प्रमोट कर दिया गया हूँ, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ हूँ, फिर अगले साल आपको एक बैक पेपर और 3 वो पेपर देने होते हैं। बच गए। मैंने कहा चलो बच गए। अब बच तो गए लेकिन बाकी सारे कह रहे थे कि भाई वापस आ जाओ। मैं कह रहा था यार मैं वापस आ जाता हूँ, चलो मैं चेंज करता हूँ मीडियम, मुझे पास होना है भाई, अदरवाइज बीएससी में नहीं हो पाऊंगा। लेकिन जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं चेंज करूँ उसी समय फिर मुझे वो कौन सी मूवी मैं हूं ना का वो सॉन्ग और वो हवाएं तेज हवाएं चलने लगी, हवाएं तेज चलने लगती हैं और वो सारे, तो फिर मैं फिर कहता हूँ नहीं यार आई वोंट चेंज। यस। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छी बुक है एटॉमिक हैबिट, वो सबको पढ़ना चाहिए। मैं उसका एक चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट बताता हूं कि हमारे पास एक वैल्यू ऑफ डिप्रेशन होता है। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो एक कर्व बनता है, जैसे एक टाइम होता है, एक सक्सेस होता है। तो आप सोचते हो कि सक्सेस हमें यूं मिल रही है, लेकिन किसी भी काम में सक्सेस यूं नहीं मिलती। सक्सेस मिलती है ये स्ट्रेट कर्व जा रहा है और इनिशियल टाइम पे वो डिप मारेगा, जब डिप मारेगा तो वैले बनेगा, दैट इज कॉल्ड वैले ऑफ डिप्रेशन। आप कोई भी काम शुरू करिए तो आप एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हो लेकिन वो यूं जा रहा है, लेकिन उसके जाने के बाद वो यूं जाता है। तो ये जो सक्सेस मिलती है वो एक बहुत बड़े डिप्रेशन के बाद मिलती है। अब इसको आप कोरिलेट कर लीजिए कि बीएससी में फेल होना, मैं उस डिप्रेशन वाले कर्व में गया था, अगर मैं उस कर्व में रुक जाता तो मैं गायब था। बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया शेयरिंग है। एक मेरा वीडियो बनता है कि इंग्लिश कैसे बोले, सदगुरु के थॉट प्रोसेस को लेकर के मैं वीडियो बनाता हूं और वीडियो ऑलमोस्ट 7 months तक डेड था। तो वेरी नेक्स्ट मंथ सूरज टोल्ड मी कि भैया वो 3 लाख हो गया, 1 million हो गया, अभी वो 11 लाख हो गया। तो वापस आ गया कि जो टाइम फ्रेम में इनिशियल 7 months थे वो डिप्रेशन ऑफ वैले थे, और फिर उसने जो सक्सेस पाया तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये गया सक्सेस रेट। सी इन एवरीवन्स लाइफ दिस इज द रियलिटी। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब ये चीजें हुई तो मैंने नहीं चेंज किया, मैंने कहा यार मैं नहीं चेंज करूंगा मीडियम, मैं कंटिन्यूअस उसी में लगा रहा। और जब उसी में कंटिन्यूअस लगा रहा तो मैंने बीएससी में पेपर क्लियर किया, मैंने 3 सब्जेक्ट क्लियर किए, अगले साल मैंने पूरे पेपर क्लियर किए, मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ और मुझे एक गुफा के दूसरी तरफ जो डार्क थी रोशनी का छोटा सा सूरज दिख गया। हालांकि हम बीएससी के बाद सारे अलग अलग हो गए, वो जो इंस्पिरेशन आया था वो इंस्पिरेशन भी कहीं गायब हो गया। अच्छा। लेकिन मुझे रास्ता मिल गया था कि मुझे इस डार्क जो सुरंग है, जो टनल है, इसके पीछे जो एक रोशनी दिख रही है वो रोशनी मेरा भविष्य तय करेगी। और बहुत सुंदर। सर की शेयरिंग से जो मैंने सीखा कि हम सभी की लाइफ में अगर हम किसी की भी बात करें, अदिति की स्टोरी, आप सबकी स्टोरी, तो एक अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं। ये बात और है कि अभी हम एक सक्सेसफुल जगह पे बैठे हैं तो हम उसको खुश होकर शेयर कर पा रहे हैं, पर आप सभी को मुझे लगता है इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम उस डाउन वाली स्थिति पे हों तब हमें ये समझना चाहिए कि इसके ठीक बाद वो अप वाली भी आएगी और वो सुपर अप होता है। और वो सुपर अप होता है। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है एक इंसान होने के नाते जो थॉट्स हम में चलते हैं उसमें तो हम इस बात को रख ही सकते हैं ना कि भाई अप है तो डाउन भी आएगा और डाउन है तो अप भी आएगा, उससे एक बैलेंस बना रहता है। तो आप
हाँ। 8 flops plus by Amitabh Bachchan. And then Zanjeer. Zanjeer changed everything. बिल्कुल बढ़िया। अमिताभ बच्चन और भी बहुत सी कहानियां हैं। तो आप भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अभी आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं। मतलब अभी एक महीने में मैंने सुना है 10-15 दिन में आपने 6000 बच्चों तक बातचीत वो मैं अभी एक मेरा ये एक मिशन है। वो मिशन ये है कि बुलंद करके हमारा एक प्रोग्राम है कि हम बिफोर एग्जामिनेशन यानी कि फेब तक हमारा टारगेट है कि हम 20,000 स्टूडेंट्स से मैं फ्री पर्सनल इंटरैक्ट करूं, मोटिवेट करूं, उनकी बैटरी चार्ज करूं, उनको गाइडलाइन दूं कि कैसे करना है। और एक चीज और है, कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात। ये सच है, मैं बहुत विश्वास करती हूँ इस चीज। मैं बता रहा हूँ कि आज मेरे साथ अभी जब आप आए तो देखा था हमारी टीम एसएनसेन गई। आज मेरे संग शहर के ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जो कह रहे हैं कि आई एम विद यू, सेशन कराइए आप। वो खुद कॉलेजेस को अप्रोच कर रहे हैं, मेरी डेट फिक्स कर रहे हैं कि इस डेट में आपके कॉलेज में हमारे थ्रू ये करियर काउंसलिंग होनी है, ये मोटिवेशन होना है। तो मैंने एक थॉट सोचा और उस थॉट को पूरा करने के लिए अब सारी कायनात लग गई है। तो फिर यही तो सक्सेस है। तो स्कूल वालों के लिए भी अप्रिशिएशन की बात है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए ऐसे सोचा। बिल्कुल, कि हमको आपको वो चीज नहीं मिली तो कम से कम अब की जनरेशन को वो मिल पा रही है। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि जो व्यक्ति इतने सारे लोगों को पॉजिटिविटी देता है, मोटिवेट करता है, आज की तारीख में क्या उसकी लाइफ में भी कभी ऐसा होता है कि वो खुद को डीमोटिवेटेड फील करे? क्या कुछ समय ऐसे आते हैं? एक वापस हम चलते हैं कि मैंने कभी कोडेक का एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा था, उसका सीईओ, इनफैक्ट जब एमबीए में था मैं तो उन दिनों एक एएनएम करके मैगजीन आती थी, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। उसमें कोडेक के सीईओ का एक कोट आया हुआ था, दिया हुआ था कि इंडिया में फोटोग्राफी को हम हॉबी नहीं रखना चाह रहे हैं, हम हैबिट बनाना चाहते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड हैबिट। हॉबी ओकेजनली एंड हैबिट डेली। तो जब किसी चीज के लिए आप हैबिट आपकी हो जाती है ना, तो फिर इसके बाद में आप उससे ऊपर उठ जाते हो। अगर किसी काम को आप 10,000 घंटे कर लेते हो तो आप उसके मास्टर हो जाते हो। ये मतलब ये एक रूल है कि इफ यू वर्क फॉर 10,000 आवर्स एंड देन यू बी मास्टर इन दैट। सचिन तेंदुलकर ने 6 साल से खेलना शुरू किया था। 16 साल में पहला उसने क्रिकेट पाकिस्तान के साथ खेला। 10 years 10,000 आवर्स ने सचिन को सचिन बनाया। तो आज अब डिप्रेशन जब कभी भी ऐसा होता है तो पीछे की स्टोरीज, मेरे खुद के स्ट्रगल, मेरे खुद के वो डाउनफॉल्स, मेरे खुद के वो सेटबैक्स, मेरी खुद की वो बेइज्जतियां मुझे एहसास दिलाती हैं कि भाई आप आए क्या थे और हो क्या, और वो भी नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। देवानंद ने एक बार कहा था कि मैं फिल्म तब तक बनाता रहूंगा जब मेरे पास 1 रुपया बचेगा। क्योंकि मैंने जब अपनी पोस्ट ऑफिस वाली जॉब छोड़ी थी उस समय मेरे पास, जब मैं यहाँ आया था तो 1 रुपया था बॉलीवुड में। तो तब तक तो मैं रईस हूँ। बहुत सुंदर बात है। लेकिन कितनी अच्छी चीज है कि देवानंद ने कहा, ये आपने सुना समझा, मैंने नहीं। तो हमारे चारों तरफ विकल्प है, हम में से कितने लोगों में वो क्षमता है कि वो उसको ग्रहण कर पाए, है ना। तो एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे कि व्हाट इज लाइफ, जीवन है क्या? मैं तो जीवन को आज मानता हूं। मेरी फिलॉसफी ये कहती है कि टुडे द मोमेंट यू लिव विद द फुलेस्ट ऑफ इट। क्या बात। विद पॉजिटिव पीपल, विद एनर्जेटिक पीपल, विद समथिंग व्हिच यू कैन गिव बैक टू सोसाइटी। जब उन चीजों को लेकर के आप चलेंगे तो शायद आपका जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी और तब ये जिंदगी तेरी मेरी कहानी बनेगी। क्योंकि मैं एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि हर इंसान को जिंदगी तेरी, कहते हैं ना कि अपनी कहानी, इस जिंदगी तेरी मेरी कहानी तो है। और कोई भी कहानी उठाइए अदिति जी, उसमें एक जो शुरू का जो हीरो होता है ना, तो जो प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं, जो हीरो होता है शुरू में बहुत कमजोर होता है। हर फिल्म में, हर नॉवेल में वो विलन से लड़ता है, वो उस महल को तोड़ के हीरोइन को बचा के लाता है। ये जो परी कथाएं हैं ना, ये कथाएं तो जिंदगियां हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हर कमजोर आदमी की जिंदगी में एक टाइम वो आता है जब वो अपने आप को मजबूत कर लेता है और वो रियल हीरो बन जाता है, तब वो कहानी लिखता है। तो हम सबको कहानी लिखना है, अपनी कमजोरियों को खत्म करना है
अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और उस हद तक बढ़ा ले जाना है कि एक दिन आपकी जिंदगी में भी अदिति मैम जैसे लोग आए और कहें कि आपका एक इंटरव्यू लेना है और आपकी कहानी हमें सबको सुनानी है। आई एम प्रिविलेज्ड। उस समय तो आपको ये फील आई, आई एम प्रिविलेज्ड, एटलीस्ट आई एम गोइंग टू बी देयर। बहुत सुंदर। दिस चैनल जहां पर हम जिंदगी तेरी मेरी कहानी की खूबसूरती को बयां करें। सर, एक आखिरी मैसेज मुझे चाहिए उन यंगस्टर्स के लिए, बिकॉज आप डील करते हैं नए बच्चों के साथ। बच्चे स्ट्रेस में हैं, बच्चे डिप्रेशन में हैं और बच्चे हार जाते हैं, तो एक लाइन में, एक मैसेज में हम उन्हें कैसे कह सकते हैं कि हारो नहीं? हारते हम कब है, हमें ये सोचना है। हम हारते हैं जब हमारे एक्सपेक्टेशन से हमारी परफॉर्मेंस मैच नहीं करती। अगर एक्सपेक्टेशन से परफॉर्मेंस को मैच करा दिया, आप नहीं हारोगे। आपको जेई लिखना है, आप प्रिपरेशन उस लेवल तक करके ले जाओ कि आप जेई क्रैक कर पाओ, आप नीट क्रैक कर पाओ। आपको यूपीएससी लिखना है, आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने में सिर्फ रील्स देखने से काम नहीं चलेगा कि टीना डाबी ने नया रील क्या आया है। आपको जो कोर्स है उसको आपको मास्टर बनना है उसमें। ये हर काम में है। आप हारते कब हो? जब आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है। एक एग्जाम्पल देता हूं अदिति जी। मैं हमीरपुर से, गांव के मेले लगते थे, एक और वो 5 रुपए में 5 गाने का डांस होते थे, दूसरी ओर वो मौत का कुआं होता था, तीसरी ओर वो झूले होते थे, रात में कव्वालियां सुन रहे हैं, किताबें बिक रही हैं तो देख रहे हैं तो मोहम्मद रफी के दर्द भरे नगमे, किशोर कुमार के सदाबहार नगमे, लता मंगेशकर के नगमे, ये किताबें लेकर के हम लोग पढ़ रहे होते थे। यहाँ की लाइफ जब मुझे कॉर्पोरेट जर्नी में बॉम्बे ले जाती है, जब मैं माइकल जैक्सन शो कर रहा होता हूँ कोऑर्डिनेट, जब मैं वर्ल्ड कप कर रहा होता हूँ, जब मैं ढेरों चैनल वी और एमटीवी अवार्ड्स कर रहा होता हूँ, वर्किंग विद वन ऑफ द एमएनसी जो कि स्पॉन्सरर्स थी, हम ये करते थे। आई हैव सीन माइकल जैक्सन वेरी क्लोज, क्योंकि वो जब अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब में हुआ था तो वी वर दी स्पॉन्सर्स जो लेकर के आए थे। बाद में हम उसको मातुश्री भी ले गए थे बाल ठाकरे जी के पास। तो मतलब अब आप यहां से निकल के वहां जाते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन कितना करना पड़ा होगा। सो लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। अगर आपने अपना कायांतरण नहीं किया, वो चेंज नहीं लाए, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, गांव में मुकेश, किशोर, लता मंगेशकर और रफी के बीच में उलझा हुआ इंसान जब जाकर के फिल कॉलिंस और ब्रायन एडम को सुनता है, लिखता है, रटता है और कहता है लेडी इन द रेड इज डांसिंग विद मी, देयर कम्स द चेंज एंड देयर कम्स द ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्सपेक्टेशन मत रखो, ये देखो कि टारगेट क्या है, ये देखो कैपेबिलिटीज क्या हैं। जब आप अपनी क्षमता, एक और बहुत अच्छी चीज बताऊंगा मैं, सॉरी अगर लेट हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है वो जाना चाहिए। एंड बीइंग अ स्पीकर इतना कुछ हम लोगों पे रहता है कि मुझे लगता है कि हर चीज शेयर होनी चाहिए। एक बहुत बढ़िया, मैं अभी अपनी टॉक में बहुत ज्यादा यूज करता हूं कि एक और हमारे चैलेंजेस होते हैं और दूसरी ओर हमारी क्षमताएं होती हैं। हर चीज में क्षमताएं और चैलेंजेस, यानी कि कैपेबिलिटीज एंड चैलेंजेस की अगर हम बात करें, तो अगर आपकी क्षमताएं कम है और चैलेंजेस कम है तो आप क्या हो जाओगे? मेजॉरिटी कंट्री में ऐसे लोग हैं, ना तो क्षमताएं हैं और ना चैलेंजेस हैं। उन्होंने कहा सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह उठ गए, खाया पिया, रात हो गई, फिर खा पी के सो गए और आराम से कट गई जिंदगी। एक वो होते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये होता है जब आप में अंदर न क्षमताएं और न चैलेंजेस हैं। जस्ट इमेजिन आपके अंदर क्षमताएं नहीं और चैलेंजेस हो जाएं तो क्या होगा? तो आपके अंदर क्षमताएं अगर नहीं और चैलेंजेस हो जाएं तो क्या होगा? बहुत परेशानी हो जाएगी। आप डिप्रेशन में आओगे, आप एंजाइटी होगी, आपका बॉडी का कंप्लीट जो बॉडी क्लॉक है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर क्षमताएं नहीं है, चैलेंजेस इतने हैं। आज की डेट में मुझे कह दिया जाए कि आपको डांस इंडिया डांस में परफॉर्म करना है अपनी वाइफ के साथ, तो हम दोनों लोग ही, क्योंकि हमें पता है कि हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर इस समय क्या हो चुका है, हम डांस फ्लोर पे कैसे जाएंगे। तो एंजाइटी, परेशानी, हम बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर आपके पास क्षमताएं भरपूर और चैलेंजेस भरपूर, मैक्सिमम क्षमताएं, बेस्ट कैपेबिलिटी, जैसे मुझे आज मेरी फील्ड में 50,000 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए तो मैं उनको 5 घंटे हिलने नहीं दूंगा, क्योंकि क्षमताएं हैं। और जितना बड़ा चैलेंज होगा, जब क्षमताएं ज्यादा और चैलेंज मैक्सिमम, तो जो लाइफ होती है वो होती है फ्लो स्टेट में।
बहाव में, और जिंदगी तेरी मेरी कहानी सिर्फ बहाव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हम फ्लो स्टेट में हैं तो ही हम सुपर सक्सेसफुल है। अब हम किसी को भी उठा करके देख लें, आप मोदी जी फ्लो स्टेट में हैं, चैलेंजेस हैं, राहुल गांधी फ्लो स्टेट में आ रहे हैं, राहुल गांधी फ्लो स्टेट में आ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। मतलब यहां पर हम पार्टी से बियॉन्ड अगर सोचें तो जो इंसान 3 महीने से चल रहा है, क्षमताएं विकसित कर रहा है, रिसेंट इंटरव्यूज बता रहे हैं, और सामने चैलेंजेस कितने हैं कि आपको किससे फाइट करनी है, तो चैलेंजेस और क्षमताओं को जब मिला लोगे तो आप थकोगे नहीं, आप फ्लो स्टेट में रहोगे। लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग इनटू फ्लो स्टेट। जिस दिन आप बहाव खत्म हो गया, आप हो जाओगे स्टैग्नेंट वाटर, और रुका हुआ पानी सड़ जाता है, उस पानी से खुशबू नहीं आती है, वो नदी के बहाव में ही आएगी। बहुत सुंदर। और अच्छी चीज ये है कि क्षमता हमारे अंदर है, वो हमें कहीं से लानी नहीं है, खरीदनी नहीं है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगना, कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, कोई माहौल नहीं चाहिए, हमें उसको स्वयं में खोजना है। तो वो क्षमता है और चैलेंजेस बाहर हैं, दोनों को कोऑर्डिनेट करते हैं। सर जैसे मोटिवेटर हमारे शहर में हैं, तो अगर आपको कभी किसी दिक्कत में आप आते हैं और आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, तो मुझे लगता है वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। और सर ने वैसे भी तय किया कि बहुत सारे हजारों बच्चों से मिलने वाले हैं फरवरी तक, तो अभी हम सबके पास अपॉर्चुनिटीज है मिलने की और अपने समस्याओं के समाधान पाने की। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए, एंड माय बेस्ट विशेस टू जिंदगी तेरी मेरी कहानी सीजन 1। मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी सिल्वर बटन आए, इसका गोल्ड बटन आए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।